नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, पिछले 4 साल से मैं प्रतिपक्ष ये मराठी यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। उस पर भी मैं हिंदी वीडियो डालता था, लेकिन जबकि उसके दर्शक हिंदी दर्शक बढ़ते गए तो उनकी कुछ लोगों की मांग थी कि हमारे लिए आपका हिंदी चैनल होना चाहिए। इसलिए मैंने पिछले अगस्त से 15 अगस्त के बाद प्रतिवाद ये अलग हिंदी यूट्यूब चैनल बनाया है। मेरे हिंदी वीडियो अब प्रतिपक्ष पर नहीं रहते, तो जिनको भाऊ तोरसेकर का हिंदी सुनना है वो कृपया, अगर पसंद आ रहे वीडियो तो प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ये सूचना देकर मैं आज के सब्जेक्ट की तरफ मुड़ जाता हूं। दोस्तों, अभी अभी यानी 15 तारीख को महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने ये घोषणा कर दी है और 13 और 20 नवंबर को झारखंड में 2 दौर में मतदान होगा, तो 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक ही दिन में पूरे महाराष्ट्र का मतदान हो जाएगा और 23 नवंबर को इसकी मतगणना होगी। तो बात साफ है, 23 तारीख को दोपहर तक, 23 नवंबर को दोपहर तक सारा खुलासा हो जाने वाला है। लेकिन तब तक यानी अगले कम से कम 40 दिन ये जीतेगा वो जीतेगा, ये सब बवाल खड़ा होने वाला है। ओपिनियन पोल आएंगे, एग्जिट पोल आएंगे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पोलस्टर्स, एंकर्स, संपादक डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये तो साफ है कि ज्यादा से ज्यादा चर्चा दोनों राज्यों में बीजेपी कैसे हारेगी इस पर ही होने वाली है। हम ये पिछले 10 साल से बार बार सुनते आ रहे हैं, और गुजरात में तो हम ये पिछले 22 साल से सुनते आ रहे हैं कि हर चुनाव में मोदी और बीजेपी हारेगी। लेकिन आज तक गुजरात में बीजेपी नहीं हारी है। लगभग 30 साल होने को आए, गुजरात में बीजेपी चुनाव नहीं हारती। पूरे देश भर में ये पिछले 10-11 साल से चल रहा है। तो महाराष्ट्र में भी ये होगा, तो हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन एक बात बोल दूं, जैसे मोदी के जो विरोधक है, विरोधी है, वो हर बार मोदी हारेंगे इसकी ही चर्चा करते हैं, वैसे हम भी कुछ लोग हैं जो मोदी के समर्थक है, मोदी के चाहने वाले हैं। वो मोदी कैसे जीत सकते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज भी मैं बीजेपी हारेगी या जीतेगी इस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने जो तगड़ा आह्वान, चैलेंज खड़ा है वो है महाविकास आघाड़ी का। जिस महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व पिछले लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे कर रहे थे, और 1-1.5 साल से हम सुन रहे थे कि उद्धव के लिए बड़ी सहानुभूति है, सिंपथी है, और कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट को अगर लोकसभा चुनाव में लड़ना है, जीतना है, तो उद्धव की सहानुभूति पर ही उनको गुजारा करना पड़ेगा। और हुआ भी है, अच्छी अच्छी सीटें लाई है। लेकिन जो वोटिंग हुआ है, अगर वोटिंग हम देखें तो महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों में आधे % का भी फर्क नहीं है। और ऐसे समय में अच्छी जीत पाई, कम से कम 30 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जीत गई, यानी कि कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और उद्धव उवाठा शिवसेना, इनको मिलकर 30 से ज्यादा सीटें मिल गई। उनका एक बागी भी चुनकर आया। तो कहने का मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे का नेतृत्व सक्सेसफुल हुआ, ये तो कंक्लूजन होना चाहिए था। लेकिन चुनाव के नतीजे आए और सब लोग जल्द ही होने वाले विधानसभा के बारे में चर्चा करने लगे। पूरा मीडिया, पूरा सेक्युलर मीडिया,
सेक्युलर बुद्धिजीवी, अचानक उन लोगों ने पलटी मारी। जो लोग 1-1.5 साल से उद्धव के लिए जो जनमानस में सिंपति है, ऐसी बात लगातार बार बार बोल रहे थे, मानो यही तो एक नैरेटिव बन गया था। उम्र हो चुके, बुढ़े हो चुके शरद पवार के लिए उनके भतीजे के खिलाफ एक सिंपति है। उद्धव को, बाला साहब ठाकरे के बेटे को सत्ता से उतारा गया, उनकी पार्टी उनसे छीनी गई, इसलिए उद्धव के लिए सिंपति है। ये जो नैरेटिव चल रहा था, उसके साथ साथ आरक्षण चला जाएगा, संविधान बदला जाएगा, ये नैरेटिव चल रहा था, तो उसका फायदा उनको मिला, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन सचमुच उद्धव और शरद पवार के लिए इतनी बड़ी सिंपति थी? शरद पवार का तो पता नहीं, लेकिन उनकी सीटें जितनी आई वो देखकर मानना पड़ेगा कि शरद पवार के लिए कुछ एरिया में सिंपति थी, इसलिए पूरे चुनाव में लोकसभा के अच्छा स्ट्राइक रेट शरद पवार का रहा। लेकिन अगर उद्धव की तरफ मुड़कर देखें तो उद्धव ठाकरे को अपनी ही पार्टी का, यानी परंपरागत शिवसेना का जो कोर वोटर है, निष्ठावान वोटर है, उसने उनको ठेंगा दिखाया। ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि आज तक के चुनाव में शिवसेना को 16 से 20% वोट मिलते थे, और उसमें अगर एकनाथ शिंदे 13.5-14% वोट लेकर गए तो कोर वोटर में उद्धव के पास 4 या 5% वोट बचा है। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे के 9 एमपी चुनकर आए तो वो मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक और कांग्रेस एनसीपी के मेहरबानी से आए। और यही बात हो गई। उद्धव के बारे में जो सहानुभूति की चर्चा मीडिया में चलती थी वो सचमुच नहीं थी, वो एक नैरेटिव था, एक नैरेटिव था। जितने शिवसेना के वोट तोड़कर अघाड़ी के तरफ लाए जाए, इसके लिए एक नैरेटिव चलाया गया था। जैसे संविधान, आरक्षण, वैसा ही उद्धव की सिंपति एक नैरेटिव था। वो नैरेटिव का फायदा हो गया। अब वो नैरेटिव कांग्रेस या शरद पवार गुट को चाहिए ही नहीं, और इसीलिए कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं मानना चाहते, और इसीलिए उन्होंने साफ नकार दिया, जिसका आग्रह उद्धव बार बार कर रहे हैं। और इमीडिएटली कांग्रेस और शरद पवार ने उद्धव का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए नकारने के बाद पूरा का पूरा मराठी और लिबरल मीडिया चेंज हो गया, उन्होंने भी पलटी मारी है। और उद्धव ठाकरे के बारे में जो सिंपति थी वो अब कम हो गई है, सूख गई है, ये चर्चा शुरू हो गई। और ऐसे में उद्धव ठाकरे बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए, निराश हो गए, और जितना गुस्सा इंसान को ज्यादा होता है वो ज्यादा से ज्यादा अनाथ क्षमानम बोलने लगता है। और उद्धव की बात तो ये, उद्धव ठाकरे कभी भी अच्छे वक्ता नहीं थे। जितने उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे एक भाषण से ही सब बाजी पलट देते थे, उनके भतीजे राज ठाकरे के पास वो वक्तृत्व कला है, लेकिन उद्धव के पास नहीं है। तो उद्धव हमेशा टॉन्ट मारेंगे, गाली गलौज करेंगे, कुछ यहां वहां के शब्द उठाकर हंसी मजाक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये करते करते उद्धव ठाकरे ऐसी कुछ गलती कर देते हैं कि उनकी ही पार्टी का और उनका खुद का नुकसान होते जाता है, राजनीति में नुकसान हो जाता है। तो यही तो विधानसभा में होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में 21 सीटें उनको महाविकास आघाड़ी ने दे दी थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 9 सीटें उद्धव ठाकरे जीत पाए। और यही कांग्रेस बोल रही है कि हमने 13 सीटें लड़ाई और 17 सीटें लड़ाई और 13 सीटें जीत ली। शरद पवार बोलते हमने 10 सीटें लड़ाई और 8 सीटें जीत ली। आप तो 21 सीटें लेकर आधी भी सीटें नहीं जीत पाए, तो आप कैसे नेता है? आपको मुख्यमंत्री चेहरा बनकर कैसे पेश करे, क्यों पेश करे? तो उससे उद्धव ज्यादा से ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, और इसलिए वो गलत बयानी शुरू कर दी उन्होंने, गलत बयानी शुरू कर दी। अब देखिए, जबकि
बीजेपी शिंदे गुट बार बार बोल रहा है कि उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल मुख्यमंत्री होते हुए महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान कर दिया। बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट थे, योजनाएं थी, उनको ठप कर दी। जो पहले से चलती आई देवेंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, उनको ठप करके उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री होते हुए महाराष्ट्र का बड़ा नुकसान किया है। और दूसरी तरफ सत्ता हाथ से निकल जाने के बाद जो प्रोजेक्ट इनके ही कारण हैरान होकर गुजरात या दूसरे राज्यों में चले गए, उसका ठिकरा ये लोग यानी उद्धव ठाकरे शिंदे और फडणवीस के सर पर फोड़ रहे हैं, मोदी शाह के सर पर फोड़ रहे हैं। तो इन पर एक सिक्का लगा हुआ है, एक इन पर मुहर लगी है कि उद्धव ठाकरे का मतलब विकास काम जो होता है उसको रोक देना, उसमें अड़ंगा पैदा कर देना। उन्होंने मुंबई मेट्रो का जो कार शेड बनने वाला था वो रोक दिया और बहुत सारी बातें रोक दी। रत्नागिरी में जो एक बड़ा रसायन प्रकल्प होने वाला था, केमिकल प्रोजेक्ट होने वाला था, उसको रोक दिया। तो नुकसान तो हुआ है। तो इससे कुछ सीख लेना जरूरी होता है कि भाई ये तो हमने गलती 2.5 साल मुख्यमंत्री होते हुए की, घर से बाहर नहीं निकले वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब परसों चुनाव की घोषणा होने से 2 दिन पहले शिवसेना की जो पारंपरिक शिवाजी पार्क में रैली होती है, उसमें उन्होंने बीजेपी का पलड़ा अचानक भारी कर दिया। जो आरोप इन पर मुख्यमंत्री बने तब से था और उसके बाद भी था, बीजेपी और एकनाथ शिंदे बार बार जो आरोप कर रहे थे, बस उसके लिए उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ, एकनाथ के साथ खड़े हो गए और उन्होंने कबूल कर लिया कि बिल्कुल बीजेपी बोल रही है, एकनाथ शिंदे बोल रहे, उसमें सच्चाई है। अगर फिर से मुख्यमंत्री हो जाऊंगा, अगर फिर से महाविकास आघाड़ी की सत्ता आ जाएगी, तो जो कुछ नई योजनाएं शिंदे सरकार ने यानी महायुति सरकार ने लाई है, तो वो पहले फटाफट कैंसिल कर देंगे। मतलब क्या है? मतलब साफ है, जो अच्छी योजनाएं है लोगों को पसंद आई है और इसी कारण शिंदे सरकार, महायुति सरकार का पलड़ा भारी हो गया है, वो योजनाएं हम रद्द कर देंगे। देखो, लाडली बहना जिस योजना की घोषणा ने मध्य प्रदेश में 10 महीने पहले मामा जी यानी शिवराज सिंह चौहान को जीत दिला दी थी, बीजेपी में चौथी बार या 5वीं बार बीजेपी बड़े बहुमत से जीत गई, वैसी ही योजना महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने लोकसभा चुनाव के बाद लाई, जिसमें लाडली बहना हर 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को सरकार 1,500 रुपए का अनुदान हर माह देगी और वो देना शुरू हो गया। 3-4 किस्तें महिलाओं को मिल गई है। लेकिन उद्धव बोलते कि हम पूरे के पूरे इनके जो डिसीजन है, घोषणाएं है, वो रद्द कर देंगे। इसका मतलब एक होता है, जिसके जिसके फायदे एकनाथ शिंदे के कारण, उनकी सरकार के कारण जनता को मिल रहे हैं, वो फायदे हम कैंसिल कर देंगे। अगर आप चुनाव में जाते वक्त अच्छी अच्छी योजना दुनिया को जो पसंद है, जनता को जो पसंद है, वही रद्द करने की घोषणा करते हैं, तो आप साफ साफ बता देते हो लोगों को, भैया आपको मिलने वाले पैसे, आपको मिलने वाला जो अनुदान है, सब्सिडी है, वो अगर रद्द करनी है तो मुझे मत दो, अगर कंटिन्यू करनी है तो मुझे मत देना, मत देना नहीं, मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे आपका नुकसान करना है इसीलिए वोट दो। तो जब आप जनता के सामने जाते हुए कहते हो कि आपका नुकसान करने के लिए मुझे आपका वोट चाहिए, आपको जो अनुदान मिल रहा है वो कम करने के लिए या बंद करने के लिए महाविकास आघाड़ी को वोट दो, अगर इस ढंग से आप लोगों के सामने बोलते हो तो चुनाव से पहले ही आप हार जाते हो, क्योंकि आपका प्रयास चुनाव जीतने का नहीं होता बल्कि चुनाव हारने का होता है। तो विजयादशमी के यानी दशहरे के
रैली में उद्धव ठाकरे ने घोषणा कर दी कि एकनाथ शिंदे सरकार की जो जो योजनाएं हैं वो हमारी सत्ता आते ही 10 दिन में कैंसिल कर देंगे। तो इसमें क्या क्या योजना है हम देख सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद वोटर को खुश करने के लिए शिंदे, फडणवीस, अजित दादा, इनके सरकार ने मानो रेवड़ियां बांटी है। और देंगे ऐसा नहीं, दे दिया है, लोगों के पास पहुंचना शुरू हो गया। तो वो अगर चालू रहनी चाहिए तो महायुति को वोट देना वोटर के लिए जरूरी होता है। वो 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, उनकी फैमिली है, उनको महायुति को वोट देना जरूरी होता है। अगर वो योजना सरकार बदलने के बाद भी चालू रहेगी तो सरकार बदलने में कोई मुश्किल नहीं है। लोग बोलेंगे हाँ महायुति ने दिया है, वो तो ले लेंगे। और महाविकास आघाड़ी और कुछ देना चाहती है तो अगली बार चेंज करके महाविकास आघाड़ी को लाएंगे, ताकि एकनाथ शिंदे देने वाले थे वो तो मिल रहा है, वो तो बदलेगा नहीं। सरकार बदलने से हमारे लिए जो फायदे हैं वो तो बंद होने वाले नहीं। एकनाथ शिंदे हो या उद्धव ठाकरे हो, हमारा तो पहले से चलने वाला फायदा चालू ही रहेगा, वो सब्सिडी मिलती ही रहेगी। तो एकनाथ शिंदे की हमें जरूरत क्या है? फडणवीस या शिंदे, उनके महायुति सरकार की हमें जरूरत नहीं। उनके पास से जो मिलना था, लेना था, वो मिल चुका है, मिल रहा है। इससे ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए तो ज्यादा देने वाला कौन है? अगर उद्धव ठाकरे है, महाविकास आघाड़ी है, तो हमको ये नया सरकार लाना चाहिए ताकि हमें और कुछ मिले। लेकिन उद्धव ठाकरे जो कुछ भाषण में बोल गए कि हम नया कुछ देने वाले नहीं है, लेकिन जो शिंदे फडणवीस के सरकार ने दे दिया है वही वापस लेने वाले हैं। तो वोटर क्या सोचेगा कि भैया ज्यादा मिलने से रहा, अगर सरकार बदलती है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं और महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है, तो जो मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करे? एकनाथ शिंदे आए ना आए, लेकिन महायुति की सरकार होनी चाहिए। उद्धव की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे की सरकार आई और हमने लाई तो हमारा ही नुकसान है। तो बात साफ है दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में जो कुछ गलत बयानी की है उसका नुकसान पूरी की पूरी महाविकास आघाड़ी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें शरद पवार गुट की एनसीपी है, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। ऐसे महाविकास आघाड़ी को पराजित करना ये किसी भी वोटर के लिए अपना काम बन जाता है। वो अपने फायदे के लिए महाविकास आघाड़ी को हराएगी। उनको एकनाथ शिंदे पसंद भी ना हो तो भी उद्धव ठाकरे से अच्छा है ये मानना जरूर हो जाता है, क्योंकि ऐसी ही लाइन, ऐसा ही नैरेटिव उद्धव ठाकरे ने दशहरा के रैली में पेश किया है। तो साफ है महाविकास आघाड़ी की जो नैया है वो चुनाव घोषणा से पहले ही उद्धव ठाकरे ने डुबोई है। देखते आगे आगे क्या होता है। 40 दिन की तो बात है, सिर्फ 6 हफ्ते में हमारे सामने परिणाम होंगे। लेकिन एक बात साफ है, अगर इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी हार गई और शिवसेना उबाठा की और बुरी हालत होगी, तो उसका एक ही कारण रहेगा, उद्धव ठाकरे की पार्टी का दशहरा में दिन पर शिवाजी पार्क में हुआ जो मेला है, रैली है, और उद्धव ठाकरे का जो बयान है, वही उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।